इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम सितंबर माह में आयोजित हुआ और उसके रिजल्ट की डेट भी जारी हो चुकी है। आज आप सभी को मालूम होगा कि रिजल्ट की डेट कब जारी की गई है, रिजल्ट अनुमोदन कब होगा, वेबसाइट पर कब जारी होगा और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, ये आपको कैसे चेक करना होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आया जाएगा तब मैं आपके रैंक के आधार पर आपको जरूर बताऊंगा कि आपका डीवी होगा या नहीं होगा। लेकिन पहले आपको मैं बता देता हूँ, डीवी जिसमें विभाग द्वारा 2 गुना या 1.5 गुना, अब वो विभाग पे डिपेंड करेगा। हम 2 गुना को लेकर चलें तो कितनी रैंक तक वालों का डीवी होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखो, फाइनल रिजल्ट की तो बाद की बात है, क्योंकि डीवी में अगर कोई कैंडिडेट डीवी नहीं करवाता है, वो सीटें खाली रह जाती तो और पीछे कैंडिडेट को लिया जाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन जो पहले रिजल्ट आएगा उसमें तो अगर किसी का वीडियो में सिलेक्शन हुआ, किसी का पटवारी में सिलेक्शन हुआ, किसी का किसी और भर्ती में सिलेक्शन हुआ, तो भी रिजल्ट तो उनका आएगा और डीवी के लिए उनको तो बुलाया जाएगा। वो फिर स्टूडेंट पे डिपेंड करता कि वो डीवी के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो बाद की बात है। लेकिन पहली बार में जो डीवी के लिए 2 गुना या 1.5 गुना जितनों को भी बुलाया जाएगा वो विभाग पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको 2 गुना के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस तरह से जब रिजल्ट आएगा आपको चेक करना है कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा या नहीं जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उस नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ। इसके अलावा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो रैंक से आपको कैसे चेक करना होगा, डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, इन सब के बारे में चर्चा रिजल्ट आने पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा और डीवी के लिए 2 गुना में आपका रैंक में नाम आएगा या नहीं आएगा, ये आपको रिजल्ट आने पर कैसे चेक करना होगा उसके बारे में भी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो 4th ग्रेड एग्जाम का जैसा कि आज खबरों में आप लगभग सभी कैंडिडेट ने सुन लिया होगा कि आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि 4th ग्रेड रिजल्ट को अनुमोदन किया जा रहा है 15 जनवरी को, लेकिन वेबसाइट पर 16 या 17 जनवरी को अपलोड किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मालूम है रीट मेंस का भी एग्जाम है, तो 14-15 के आसपास रीट के भी एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और अगर आपका रिजल्ट भी वेबसाइट पर उसी डेट पर जारी कर दिया गया तो रीट वाले कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, सर्वर डाउन हो जाएगा। इस वजह से बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि रिजल्ट अनुमोदन तो कर दिया जाएगा 15 जनवरी को, लेकिन जो वेबसाइट पर अपलोड है वो 16 या 17 जनवरी के आसपास जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आने पर आपको कैसे चेक करना होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। आप सभी को मालूम है 52,453 टोटल पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी में 46,931 हैं और टीएसपी में आपके 5,522 पद हैं। तो इसमें पदों का वर्गीकरण की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अलग अलग विभाग के, जैसे शासन सचिवालय में बात करें तो इसमें आपके पदों की संख्या 594 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आरपीएससी में बात करें तो इसमें 34 पद हैं और प्रशासनिक सुधार विभाग में बात करें तो इसमें 47,571 नॉन टीएसपी में है और टीएसपी में 5,550 है। अब डीवी के लिए अगर विभाग 2 गुना को बुलाएंगे तो आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि जनरल में जितने पद हैं, और मैं आपको बता देता हूं जो सीटें हैं वो किस तरह से बांटी जाती है अदर कैटेगरी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अब जनरल कैटेगरी में आप देखोगे तो जनरल में शासन सचिवालय विभाग में अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो आप इसमें देख सकते हैं अब 140 पद है। जनरल में सब कैंडिडेट काउंट होते हैं, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, एमबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, जनरल में सब कैंडिडेट काउंट होते हैं। तो जिनकी रैंक अब इसका 2 गुना को कर देते हैं, डीबी में अगर 2 गुना को बुलाएंगे तो 140 का 2 गुना 280, तो जिनकी रैंक 280 के अंदर होगी टॉप में, तो फिर उनको शासन सचिवालय में आराम से जॉब मिल जाएगी, डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद 140 के अंदर जिनकी रैंक होगी उनको शासन सचिवालय में अगर जॉब चाहिए तो वो उन्हें वहां पर मिल जाएगी उस विभाग में। तो डीवी में आपको क्या करना होगा, आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितने पद है उसके डबल कर लीजिए। डीवी में अगर 2 गुना को बुलाते तो डबल कर लीजिए, 1.5 गुना को बुलाएंगे तो फिर 1.5 गुना करना है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी में नाम आएगा या नहीं आएगा। अब जैसे कि आप देखोगे आरपीएससी के द्वारा या फिर अधीनस्थ विभाग में आप देखोगे पदों की संख्या कितनी है, 47,571 है।
तो इसमें आप देखोगे जनरल कैटेगरी में जनरल के 12,773 हैं, तो लगभग मान के चलिए 12.5 के डबल हो गए आपके 25 के करीब, 25,000 कुछ करीब ऐसे। तो इतने कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो आपकी रैंक अगर इतने के अंदर आ रही है तो आपका भी डीवी के लिए नाम आ जाएगा। और अगर आप दूसरी कैटेगरी से हो, जैसे कि अनुसूचित जाति से हो, तो आपका अगर जनरल से नहीं हो रहा तो फिर आपको अपनी कैटेगरी में देखना है। अपनी कैटेगरी में देखने के लिए जनरल के जितने हैं आपके लगभग 25,000 के करीब, उसके बाद से काउंट करना है। उससे पहले अगर कोई SC ST का नाम कैंडिडेट का आ रहा है तो वो जनरल से ही सेलेक्ट होगा डीवी के लिए। मैं 2 गुना के लिए बता रहा हूँ, बाकी विभाग पर डिपेंड है कि वो 2 गुना को बुलेंगे या 1.5 गुना को। अब अगर कहीं पर सीट पद खाली रह जाए, कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो वो सीट कैसे भरी जाती है, या फिर हॉरिजेंटल वाले जो सीट अगर कोई खाली रह जाती है तो वो किस में काउंट होती है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं शासन सचिवालय में एक ही विभाग को लेकर समझाता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो शासन सचिवालय में जैसे कि आप देखोगे, भूतपूर्व सैनिक में यहाँ देख रहे हो आप, SC में 14 कैंडिडेट, 14 पद है। अगर बोर्ड को भूतपूर्व सैनिक से SC का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो ये 14 पद है, ये SC कैटेगरी की नॉन TSP के जनरल में काउंट हो जाएगी। और अगर यहां पर उत्कृष्ट खिलाड़ी के जैसे कि 12 पद दे रखे और इसमें 12 कैंडिडेट मिल गए हैं, तो ये 12 कैंडिडेट जिस कैटेगरी के होंगे उन्हें उसी कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि ये 12 उत्कृष्ट खिलाड़ी के हैं, इसमें से 4 जनरल के निकल गए, 3 OBC के निकल गए, और 2 आपके SC के निकल गए, और 2 ST के निकल गए, और 1 आपका EWS का निकल गया। इस तरह से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए तो फिर उनकी जो कैटेगरी है उन्हें उन्हीं की कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आप जैसे कि देखोगे, फीमेल में सामान्य महिला, विधवा और परित्यक्ता है। जैसे कि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी को लेकर समझा रहा हूँ। अगर बोर्ड को OBC कैटेगरी में जितने पद है, अब यहाँ शासन सचिवालय में 3 पद है, वो अलग बात है कि आप सभी पदों को ऐड करो, उसके बाद आपके जितने पद है, यानी कि OBC कैटेगरी में जितने पद है उतने कैंडिडेट। परित्यक्ता कैटेगरी में बोर्ड को अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो बोर्ड उन परित्यक्ता के जितने भी पद होंगे खाली रहेंगे वो विधवा कैटेगरी में ऐड कर देंगे। ये सब चीज आपके 4th ग्रेड का जब आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और अगर विधवा कैटेगरी में ऐसा हो जाए कि पद खाली रह गए हैं, बोर्ड को कैंडिडेट नहीं मिले हैं, तो वो फिर परित्यक्ता में ऐड कर दिए जाते हैं। अगर दोनों में ऐसा हो कि इन दोनों में कैंडिडेट नहीं मिले बोर्ड को, उस कंडीशन पर बोर्ड है वो उसी कैटेगरी के सामान्य महिला में पद है वो ऐड कर देते हैं। और अगर सामान्य महिला में भी कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फिर उसी कैटेगरी के जनरल में ऐड कर देंगे, इससे आगे ऐड वो नहीं करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको पद भी बता देता हूं कि कौन सी विभाग में कितने पद है, उसके बारे में भी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो ये संशोधित विज्ञप्ति है जिसमें आपको शासन सचिवालय में पदों में थोड़ी वृद्धि हुई है और अधीनस्थ विभाग, इन 2 का। RPSC में पहले जितने थे उतने ही हैं, जो कि आपका मैन जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये मैंने जो उसमें पदों में बाद में वृद्धि हुई थी थोड़ी, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं शासन सचिवालय की बात करें तो इसमें आपके टोटल पदों की संख्या कितनी है, 594 है। जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में सामान्य के 140 पद है, सामान्य महिला के 30 पद है, विधवा के 12 पद है, परित्यक्ता के 3 पद है। अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि SC कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 67 पद है, सामान्य महिला में 19 पद है, विधवा में 8 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आप देख सकते हैं ST कैटेगरी में सामान्य महिला के 53 पद है, सामान्य महिला का 15 पद है, विधवा के 6 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 106 पद है, सामान्य महिला में 30 पद है, विधवा में 12 पद है, परित्यक्ता में 3 पद है। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आप देख सकते हैं अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य कैटेगरी में 21 पद है, सामान्य महिला के 6 पद है, विधवा के 2 पद हैं, परित्यक्ता में कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें EWS में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 42 पद है, सामान्य महिला के 12 पद हैं, विधवा के 4 हैं, परित्यक्ता में 1 है। 12 जिले की शहरी जनजाति में कोई भी पद नहीं है। फिर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में BLV में 6 पद है, HI में 6 है, LDCP में 6 है, MISLD में भी 6 है। इसके बाद आपके भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 32 है, SC कैटेगरी में 14 है, ST कैटेगरी में 11 है, OBC कैटेगरी में 19 है, EWS कैटेगरी में 9 है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 12 पद है। अधीनस्थ विभाग की अगर मैं बात करूं तो अधीनस्थ विभाग में आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP, इसमें टोटल पद है आपके 47,571। जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो सामान्य वर्ग में सामान्य में 12,773 पद है, सामान्य महिला के 3,825 पद है,
विधवा के 1144 पद है, परित्यक्ता के 273 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 4914 है जनरल में, सामने में लेके 1529 पद है, विधवा में 417 पद है, परित्यक्ता में 90। तो आप क्या करना है, सभी विभाग के पद एक साथ जोड़ देना और फिर आपकी जो कैटेगरी है उसके डबल करके देख लो, और उसके अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब वो विभाग पर डिपेंड करता है कि वो 2 गुना को बुलाएंगे या 1.5 गुना को, तो आप दोनों में एक बार चेक कर सकते हैं। जब रिजल्ट आएगा तो आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी, बाकी जब रिजल्ट आएगा तो मैं अलग से वापस से बता दूंगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 4002 पद है, सामने महिला में 1219 पद है, विधवा में 351 पद हैं, परित्यक्ता में 69 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 6490 है, सामने महिला के 2070 है, विधवा के 571 है, परित्यक्ता में 144 है। अति पिछड़ा वर्ग में सामने कैटेगरी में 1735 है, सामने महिला के 532 है, विधवा में 133 है, परित्यक्ता में 18 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 3558 है, सामने में लगे 1096 है, विधवा में 321 है, परित्यक्ता में 48 है। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 185 है, सामने महिला के 53 है, विधवा के 10 हैं, परित्यक्ता में 1 पद है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में आपके टोटल 494 दृष्टिहीन है, मूकबधिर 457 है, अस्थि विकृत LDCP 552 है, IDMI में आप देख सकते हैं 426 है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 2593 है, SC में 926 है, ST में 736 है, OBC में 1106 है, MBC में 492 है, EWS में 650 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी में 806 है। इसके बाद TSP में बात करें तो 5550 टोटल पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल के 2034 हैं, सामने में लेके 848 हैं, विधवा का 153 है, परित्यक्ता में 33 है। अनुसूचित जाति की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 187 है, सामने वाले में 46 है, विधवा में 10 पद है, परित्यक्ता में 1 पद है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 1639 है, सामने वाले में 452 है, विधवा में 120 है, परित्यक्ता में 27 है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो दिव्यांगजन में आप देख सकते हैं टोटल आपके 56 है, दृष्टिहीन में मूकबधिर में 48 है, अस्थि विकृत में 69 है, MI SLD में 43 है, और इसके बाद आप भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो जनरल के 405 है, SC के 60 है, ST के 239 है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 91 है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और रिजल्ट आने पर आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा हुआ, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ, नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, और इसके अलावा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपको कैसे चेक करना है।